हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए आज हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 2 लेक्चर के बारे में बात कर चुके हैं और दोनों में बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को हमने समझा है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, फिर आगे अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3 लेक्चर में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने सेकेंड वाले में बात कर लिया था टेस्टीज के बारे में। टेस्टीज में डिटेल से बात किया था। टेस्टीज में कुल कितने लोब पाए जाते हैं। ठीक, एक लोब में कुल कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में किसका फॉर्मेशन होता है उसके बारे में भी हमने बात किया था। हमने बात किया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर एक मेल है तो उस मेल में कुल कितने टेस्टीज पाए जाते हैं। एक जोड़ी टेस्टीज पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? वो स्क्रोटम में पाया जाता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसके बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि जो टेस्टीज होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो टेम्परेचर के बारे में बात किया था कि हमेशा वो बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा लो ही रहेगा उसका टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में बात किया था। फिर हमने कहा था कि टेस्टीज के द्वारा कौन सा हार्मोन से रिलीज किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से रिलीज किया जाता है। अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल के बारे में बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कहाँ से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से लीडिंग सेल के द्वारा रिलीज किया जाता है। लीडिंग सेल कहाँ पाई जाती है? लोब के अंदर पाई जाती है टेस्टीज में, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर पाई जाती है। ठीक, फिर उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल पाई जाती है जो आगे चल के मैच्योर होकर स्पर्म का रूप लेगी। ठीक, साथ साथ में उसमें एक सेल और पाई जाती है जिसे आप सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। सर्टोली सेल का कार्य क्या होता है? इन्हिबिन नामक हार्मोन्स का स्राव करना। दूसरा मुख्य कार्य क्या है कि विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण प्रदान करवाना, इसलिए इसे हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। चलो यहाँ तक तो सही था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ठीक कि एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अगर टेस्टिस से बाहर निकलता है तो वृषण जालक जैसी संरचना बनाता है। 10 से 12 की संख्या में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टीज कहते हैं। रेटी टेस्टीज आगे निकल के किसकी संरचना बनाता है? वासिफ्रेंटिया की। वासिफ्रेंटिया आगे चल के किसकी संरचना बनाएगा? थोड़ा क्वाइल्ड होके बनाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? एपिडाइमिस कहते हैं। कल का जो लेक्चर देखे हैं उनको अच्छे तरीके से याद आ रहा मैं क्या क्या नाम ले रहा हूँ। जो कल वाला लेक्चर देखे हैं जितने लोग, सबको अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा कि मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ वो कहाँ पर क्या पाई जाती हैं, और हमने बहुत डिटेल में उसको बताया है, अच्छी तरीके से बताया, आपको आ जाएगा। ठीक है, बस अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पिछला लेक्चर ज़रूर आप देख लें ताकि आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएँ। ठीक है, दूसरी चीज़ फिर क्या है कि हमने कहा था एपिडाइमिस। एपिडाइमिस के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हमने कहा था एपिडाइमिस के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है कार्पस, ठीक है, कैप्यूट, कार्पस और कॉडा। 3 पार्ट कौन कौन सा है? कैप्यूट, कार्पस और कॉडा, 3 पार्ट होते हैं। जो कैप्यूट जो होता है सबसे ऊपर होता है, मध्य का कौन सा होता है? कार्पस होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? कॉडा वाला होता है। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएँ आपसे तो आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा। आपसे यदि पूछा जाता है कि शुक्राणु का अस्थायी रूप से संचयन कहाँ होता है, तो शुक्राणु का अस्थायी रूप से संचयन कहाँ पर होगा? वो एपिडाइमिस वाले पार्ट में होगा। इतनी बात समझ में आई? शुक्राणु का अस्थायी रूप से संचयन कहाँ पर होता है? अस्थायी रूप से शुक्राणु कहाँ पर रुकता है? तो एपिडाइमिस वाले पार्ट में रुकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। और कुछ चीज़ें होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। क्या होती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि शुक्राणु का परिपक्वन कहाँ पे होता है, शुक्राणु को योग्यता अर्जन कहाँ पे मिलती है? योग्यता अर्जन का मतलब फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे शुक्राणु में योग्यता अर्जन कहाँ प्राप्त होती है या शुक्राणु में परिपक्वन कहाँ पे आता है, तो निर्माण तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा, टेस्टीज के अंदर होगा। सही बात है, निर्माण कहाँ पे होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा, टेस्टीज के अंदर होगा, ये सही बात है। लेकिन शुक्राणु का परिपक्वन, शुक्राणु में मोटिलिटी, स्पर्म में मोटिलिटी, स्पर्म में फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे प्राप्त होंगी? ये सारी की सारी चीज़ें आपको एपिडाइमिस में ही मिलेगा कि शुक्राणु जो है परिपक्वन या शुक्राणु मोटिलिटी या शुक्राणु में फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं? हमने आपको पहले बताया एपिडाइमिस में। इतनी बात सही है।
दूसरी चीज के बारे में फिर बात करते हैं कि एपिडाइमिस आगे ही चल के क्या निर्माण करेगा, वास डिफरेंट का। किसका निर्माण करेगा, जिसे आप वास डिफरेंटिया भी कहते हैं। तो आगे चल के किसका निर्माण करेगा, वास डिफरेंटिया का निर्माण करेगा। और वास डिफरेंटिया इंग्यूनल कैनाल के द्वारा कहाँ चली जाती है, वो उदरी गुहा में चली जाती है। ठीक है, अब ये वास डिफरेंटिया कहाँ जा रही है, इंग्यूनल कैनाल के द्वारा उदरी गुहा में चली जाती है। ये जितना हमने 5 मिनट लिया है आपको सारी चीज़ें बताने में, ये सारी चीज़ें हम कल पूरा 1 घंटे में पढ़े हैं, सोच लीजिए आप। और हमने 5 मिनट में पूरा का पूरा रिवीजन कर दिया है। और उसी में से कुछ चीज़ों के बारे में आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आइए। आज कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे हम एपिडाइमिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ फिर क्या है, वास डिफरेंटिया के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी सी चीज़ें। फिर उसके आगे हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम काउपर्स ग्लैंड, जिसे आप बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि जो है सेमिनल वेसिकल के द्वारा कौन सा फ्लूइड रिलीज किया जाता है और वो स्पर्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ये भी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा फ्लूइड रिलीज किया जाता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट है। सोचिए आप, बात समझ में आई। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, हमने कल बात किया था कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, तो हम क्या कह रहे हैं कि माना कि ये टेस्टीज है, ये टेस्टीज है, ठीक है, और ये कुछ ऐसी संरचनाएं बनी हुई है, ठीक है, ये कुछ ऐसी संरचनाएं बनी हुई है। फिगर दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। फिर भी मैं मार्कर को अगर चेंज करना चाहूँ तो देखूँ, अगर इससे बेहतर किसी से दिख जाए तो और अच्छी बात है। नया मार्कर बिल्कुल यूज किया जाए। चलिए देखिए, दिख रहा है आपको सही? लाइनिंग थोड़ी पतली होगी लेकिन सही दिखेगा। ये क्या है, ये इंग्यूनल कैनाल होगी। ये क्या है, ये इंग्यूनल कैनाल है, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। इसे क्या कहते हैं, इसे एपिडिडाइमिस कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है। एपिडाइमिस को हमने क्या कहा, हम इसको 3 पार्टों में बांटेंगे। कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। कौन सा, कैप्यूट, ठीक ना, कार्पस, और कौन सा, कॉडा। ये 3 पार्ट हम 3 पार्टों में इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। किसमें किसमें, कैप्यूट, कार्पस और कॉडा में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर अब अगर इसको हम इन्हीं तीनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, इस फिगर में दर्शाना चाह रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पर जो पहला पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे, कैप्यूट कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका दूसरा वाला जो पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे, कार्पस कहेंगे। और ये जो नीचे वाला सबसे निचला पार्ट है इसे हम कॉडा कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज होता है। क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म स्टोरेज होता है। मतलब क्या है, यहाँ पे शुक्राणु का संचयन होता है। और वो जो शुक्राणु का संचयन होता है वो अस्थायी रूप से नहीं होता है, तो अस्थायी रूप से होता है। क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है। एक तो चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना, सुनना। अस्थायी रूप से शुक्राणु का संचयन होता है, सही है, लेकिन याद क्या रखना है इसमें आपको, मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे चल के ना, वो क्या नाम है उसका, रूट ऑफ स्पर्म में। मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको चल के आगे, इसी चैप्टर में एक टॉपिक मिलेगी आपको जो रूट ऑफ स्पर्म के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट में कितना टाइम के लिए शुक्राणु रुकता है, ठीक है ना, कहाँ पे परिपक्वन होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिर दूसरी चीज़ें क्या, देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि मानो कि ये क्या है, ये लोब्स है, ठीक है, ये लोब्स है। तीनों लेयर के बारे में कल हमने बात कर ली थी, ठीक है। यहाँ से अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ रहा है तो ये जालक जैसी संरचना यहाँ बना रहा है, ठीक। ये क्या है,
ये जिसे आप हिंदी में वृषण जालक या फिर इसे आप रेटी टेस्टीज कहते हैं। ठीक है, ये तो सही है। चलो यहाँ तक तो आपको आएगा ही ना, बिल्कुल। फिर इसके बाद ये देखो, आप यहाँ से यहाँ ये नीचे आ रहा है ऐसे ना, ये नीचे आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ मुड़ता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वास इफरेंटिया कहते हैं, इफरेंटिया कहते हैं। ठीक है, इसे वास इफरेंटिया कहेंगे जब नीचे की तरफ मुड़ेगा। इतनी तो बात भी सही है। चलो हाँ, ये भी सही है। फिर उसके बाद क्या, वास इफरेंटिया यहाँ तक तो सही है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जब नीचे की तरफ आता है और ये ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? इपीडिडाइमिस कहेंगे। उससे हम क्या कहते हैं? इपीडिडाइमिस कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आपको इपीडिडाइमिस है, ये नोड के रूप में ऐसे कुछ याद रखना है। यहाँ तक दिखेगा, हाँ दिखेगा। ऐसे नोड के रूप में इसको कुछ याद रखना है। क्या याद रखना है? पहली चीज, इपीडाइमिस के अंदर जो डक्ट पाई जा रही उसकी लंबाई कितनी होगी? 6 मीटर होगी। पहली चीज तो ये हो गई। क्या हो गई? देखो ध्यान से, आप फिगर की तरफ देखो। आप, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ना कि ये यहाँ से, ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकला, यहाँ पर आया, और ये देखिए यहाँ पर ये ज्यादा मात्रा में ये संघनित हो गया। संघनित का मतलब ये ज्यादा कॉन्डेंस मोड में आ गया, ठीक ना। तो ये सिकुड़ गया, जिसे आप अपनी भाषा में कह सकते हैं। फिर ये यहाँ से सिकुड़ते हुए फिर ये आगे एक सीधी नलिका ये बनाएगा। अब यहाँ नहीं सिकुड़ेगा, इसके ऊपर ये जाएगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ये सीधी नलिका बनाएगा। इसके पहले कुछ इस प्रकार से संरचना है, सही, लेकिन ये जो संरचना इस प्रकार से है इसके पहले, ठीक है। ये जो संरचना होती है ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है। कितनी? लगभग ये 6 मीटर लंबी होती है। दूसरी चीज क्या है? 6 मीटर लंबी होने के साथ साथ में ये जो है, अब ये 6 मीटर लंबी होने के बाद भी 4 सेंटीमीटर में ही ये कॉन्डेंस होके रह जाती है। ये कितने सेंटीमीटर में? 4 सेंटीमीटर में कॉन्डेंस होके रह जाती। मतलब कि 6 मीटर लंबी नलिका को हमने क्या कर दिया? कंडेंसेशन मोड में लेके आया। मतलब हम सिकोड़ रहे हैं और उसको सिकोड़ के एकदम 4 सेंटीमीटर में लाके एकदम इकट्ठा कर दिए ऐसे, ठीक है। तो वही क्या हुआ यहाँ पे, देखो ये ज्यादा लंबी नलिका थी लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर में हमने इसको इकट्ठा कर दिया। तो ये सबसे ज्यादा संकरी नलिका कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो एपिडार्मिस वाले में पार्ट में पाई जाएगी। और सबसे लंबी नलिका अगर पूछा जाएगा तो भी आप एपिडार्मिस का ही नाम लेंगे, ठीक है। फिर आप जानते हो कि ये 4 सेंटीमीटर में संकरी होगी, फिर ये कहाँ जाएगी? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो फिर हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ऊपर जाएगी तो ऐसे यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे फंदे की भांति लपेटेगा, फिर ये यहाँ से ऐसे वापस आएगा। हमने क्या कहा था कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसे आप हिंदी में मूत्राशय कहते हो, उसको ऐसे क्या करेगा? वो चारों तरफ से ऐसे लपेटेगा, उसके फंदे की भांति एक संरचना बनाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा वापस, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना, फिर मैं बता रहा हूँ आगे। तो संरचना, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, फिर मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ठीक, क्या क्या चीजें एपिडार्मिस के बारे में नोट के रूप में याद रखना है, मैं एक बार यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद मैं फिगर समझा रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक। तो एपिडार्मिस के बारे में यहाँ में क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लीजिए ऐसे हेडिंग के रूप में डाल देते हैं कि ये एपिडार्मिस है, ठीक है। चलो देखो, जैसे हम यहाँ पे हेडिंग के रूप में डाल दें, जैसे नोट के रूप में मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे जब लाइव क्लास चलती थी तो नोट के रूप में नहीं, मैं फिगर को समझाने का ज़्यादा प्रयास करता था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज लाइव क्लास नहीं जा रही है, रिकॉर्डेड जा रही है। कोई बात नहीं है, लेकिन लेक्चर डेली मिलेगा, चाहे वो लाइव मिले चाहे रिकॉर्डेड मिले, लेक्चर डेली मिलेगा। तो ये क्या है कि हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक ना, एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये हेडिंग क्या हमने डाला? यहाँ पे एपिडाइमिस डाला है, ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। थोड़ा सा मार्कर नया है ना, तो वो क्या चल रहा है, बहुत पतला चल रहा है, निडल इसकी बहुत पतली है। फिर भी मैं दूसरा मार्कर एक बार देख लूँ, अगर ठीक ठाक चलो तो दूसरा यूज कर लूँ मैं। चलो आप देखो तो सही, देखो
एपिडर्मिस के कुल कितने पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस की हिंदी क्या होती है, अधिवृषण होती है। इसकी हिंदी क्या होती है, अधिवृषण होती है। इसकी हिंदी क्या होती है, अधिवृषण होती है, ठीक। अधिवृषण के कुल कितने पार्ट है, तो अधिवृषण है, पहले अधिवृषण की लंबाई के बारे में बात करते हैं। अधिवृषण 6 मीटर लंबी नलिका की संकरी संरचना है। अधिवृषण क्या है, 6 मीटर लंबी नलिका। अब ये कौन सी नलिका है, तो 6 मीटर लंबी नलिका कौन सी है, यहाँ पर आप शुक्रजनन नलिका डाल सकते हैं। शुक्रजनन, आज हिंदी आ रही है ना, शुक्रजनन नलिका। इसको आप क्या कहोगे, इसे आप सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहोगे। इसे आप क्या कहोगे, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स की संकरी संरचना है। सही है इतनी बात। अब यह जो 4 सेंटीमीटर में संकरी होती है, कितनी सेंटीमीटर में, यह 4 सेंटीमीटर में संकरी होती है। क्या 4 सेंटीमीटर में संकरी हो जाती है, तो ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर में संकरी एक नलिका हो जाती है। सही है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों, मुख्य का 3 भाग है ये, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित, ठीक ना, विभाजित किया गया है, सही इतना। तो तीनों का नाम ऐसे हम क्रमशः करके लिख लेंगे, नंबरिंग करके लिख लेंगे, आपको बेहतर तरीके से याद भी हो जाएगा। नंबर 1 क्या हो जाएगा, कैप्यूट, ठीक है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कार्पस हो जाएगा। नंबर 3 क्या हो जाएगा, कॉर्डा हो जाएगा। ये आपको 3 पार्ट होंगे। इसको हम लिख सकते हैं ऊपरी, ठीक ना, यहाँ कौन सा ये ऊपरी भाग, इसको हम लिख सकते हैं मध्य भाग, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं निम्न भाग, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है। जो आप लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं निचला भाग, ठीक है। तो ये कितने पार्टों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 3 पार्टों में बांटा गया है। अब देखो नोट ऐसे हेडिंग डालेंगे हम, नोट के रूप में क्या लिखेंगे, ठीक है। अधिवृषण में शुक्राणु का, ठीक ना, परिपक्वन होता है। क्या होता है, परिपक्वन होता है, ठीक है। फिर क्या है, अधिवृषण में शुक्राणु का परिपक्वन होता है, फिर ठीक है। अब स्टार बनाएंगे अच्छा सा, फिर उसके बाद लिखेंगे हम, ठीक ना, अधिवृषण में ही, कहाँ पर, अधिवृषण में ही, ठीक ना, शुक्राणु गतिशीलता व ऐसे या तो कॉमा या तो व योग्यतार्जन प्राप्त करता है। देखो आप, मैं क्या लिखा हूँ, इसको एक बार एकदम ध्यान से देखना। इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, हमने लिखा है ना कि अधिवृषण में ही शुक्राणु गतिशीलता का मतलब अधिवृषण में ही शुक्राणु की मोटिलिटी प्राप्त होती है। फिर लिखा हुआ योग्यतार्जन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे
इसको फर्टिलाइजिंग एबिलिटी और यहाँ पे मोटिलिटी दोनों चीजें कहाँ पे प्राप्त हो रही है स्पर्म को, ठीक ना, एपिडाइमिस में पार्ट में प्राप्त हो रही है। इतनी बात सही है, ठीक है, इतनी चीजें। फिर एपिडाइमिस के बारे में अगर और कुछ लिखना है तो हम एक बार फिर से ऐसे स्टार बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से शुक्राणु कहाँ संचित रहता है? अस्थायी रूप से शुक्राणु अधिवृषण में संचित होता है। अधिवृषण में संचित होता है मतलब क्या होगा? मतलब ये हो गया कि जो शुक्राणु है वो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, वो कहाँ पे रुकेगा? वो अधिवृषण में रुकता है, एपिडाइमिस वाले पार्ट में रुकता है। तो एपिडाइमिस का कोई भी पार्ट अब बचा नहीं। एपिडाइमिस के बारे में आप पढ़ लीजिए, बस इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। इसके बारे में और कुछ नहीं आपको मिलेगा। और एनसीईआरटी से हमने थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बताया है, ठीक है, लेकिन ठीक ठाक बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना पढ़िए, ठीक है, इतने में सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अधिवृषण के बारे में अगर आपको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए पूरा बोर्ड ढंग से, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से दिखाई भी देगा, देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। फिर उसके साथ साथ में हम नई टॉपिक शुरू करते हैं। चलो आप ठीक है, इसको साफ करते हैं फिर अब हम अधिवृषण के बाद कौन सा पार्ट बचता है आपका? एक टॉपिक आती है फिगर, आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिगर याद है तो ही जो चीज़ें ये बताई जा रही हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार पिछला लेक्चर पहले देख लें अच्छी तरीके से, फिर ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको जो है सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या क्यों आता है? इसके बाद देखिए कौन सा टॉपिक आएगा, आपको मिलेगा वास डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? वास डिफरेंस मिलेगा। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे वासा डिफरेंटिया, डिफरेंटिया। इसे आप हिंदी में शुक्र नलिका भी कहते हैं, ठीक ना। इसे शुक्रवाहिनी भी कहते हैं, शुक्रवाहिनी, ठीक है, ऐसे कुछ कहते हैं। देखिए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वास डिफरेंटिया आपको सुनना होगा किस पार्ट के बारे में बात हो रही है। पहली चीज क्या है कि यदि हमें देखिए ध्यान से एक बार वास डिफरेंटिया के बारे में हिंदी इसकी चलिए कोई बात नहीं है, आप इतना ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। देखिए शुरू करते हैं। वास डिफरेंटिया ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है। सीधी लाइन जा रही है? बिल्कुल नहीं जा रही है। मैं सोच रहा था कि सीधा लिखने का प्रयास करूँ, फिर भी कहीं शुरू करता हूँ कहीं और चली जाती है कहीं और, कोई बात नहीं। ये क्या है? वास डिफरेंटिया। वास डिफरेंटिया क्या है कि यह एक लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। यह यूरिनरी ब्लैडर, ठीक ना, यह हिंदी में लिखिए यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में लिखिए मूत्राशय, ठीक ना, के चारों ओर, ठीक ना,
पाई जाती है। ठीक है, यह आगे चलकर किसमें खुलती है? यह इजैकुलेटरी डक्ट में। किसमें खुलेगी? इजैकुलेटरी डक्ट। कहाँ पर? इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। अब इजैकुलेटरी डक्ट में खुलती है। अभी मैं आपको इसको फिगर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगी। अब इसको नोट के रूप में याद रखना कुछ चीजें। क्या नोट के रूप में याद रखना? ये मैं पहले लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ नोट के रूप में आपको लिखवा रहा हूँ। यदि वासा डिफरेंटिया को काट कर बांध दिया जाए तो इसे वैसेक्टॉमी कहते हैं। यह एक इनरिवर्सिबल ठीक ना प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा वो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो ये क्या है? यह एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है यह? अगर किसी में भी एक बार वैसेक्टॉमी की प्रोसेस हो जाए, ठीक, तो वो फिर दोबारा कभी सही नहीं होगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक, ये देखो आप, हिंदी भी इसकी आपको दिख रही होगी। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और ये वासा डिफरेंटिया के बारे में भी बातें हो गई अच्छी तरीके से। ठीक है, एक बार बोर्ड को अच्छी तरीके से देखो। फिर मैं आपको फिगर से समझाने के लिए बोल रहा था ना, तो मैं तुरंत फिगर से भी समझा देता हूँ आपको क्या चीज़ें कैसे हैं। एक बार जरा बोर्ड को देखो आप अच्छी तरीके से, फिर मैं फिगर को समझाऊँ। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप देख लिए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या कि हमने पहले के लेक्चर में जो फिगर बनाया था ना, तो वो फिगर ये मैं पहले कह दिया आपको कि अगर वो फिगर आपको याद है, ठीक है, जो पहले लेक्चर में बनवाया गया था, तो फिर आप आसानी से ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो मेरी गारंटी है। ठीक, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो ध्यान दो अच्छा आगे की तरफ। आगे क्या है कि मैंने कहा ना कि मानो कि ये टेस्टीज है, यहाँ से ये वासा डिफरेंटिया ऐसे जा रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे यहाँ आती है, फिर यहाँ से ये आती है। ठीक, ऐसे देखो, ये यहाँ पर आई और ये यहाँ आई। सही, इतना पार्ट ये फिगर कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद आएगा। देखो, अब ये पार्ट जो है थोड़ा ढंग से बनाने का प्रयास किया जाए। ये पार्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ से इस प्रकार से दिखाई देगा। देखना ध्यान से, बोर्ड की तरफ एकदम कंसंट्रेट रहे ताकि आपको सारी चीज़ें बेहतर चीज़ें समझ में आए। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, पहला लेक्चर जरा याद करो मैं क्या क्या इसमें बताया हूँ। आपको पहला लेक्चर जरा याद करो मैं क्या इसमें बताया हूँ। ठीक है, पहला लेक्चर सिर्फ याद करो। याद क्या करना है कि इसे हमने कहा था ये सेमिनल वेसिकल है। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, ये हमने इसे यूरिनरी ब्लैडर कहा था।
अच्छा हिंदी में लिखे हैं ना, तो हिंदी में लिखा जाए इसको। देखो इसी का कहेंगे शुक्राशय कहेंगे, शुक्राशय कहेंगे, और इसी का कहेंगे हम मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट की हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है, इसलिए इसे इंग्लिश में लिख रहे हैं। प्रोस्टेट हो गया, ठीक ना, ग्लैंड होगी। ये कौन सी होगी, ये बॉल्बो यूरेथ्रल, या इसे आप काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़े थे, तो इतनी चीजें आपको अगर याद होंगी तो ये फिगर है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके बारे में क्या कहा हमने, ये वास डिफरेंटिया है, जिसे आप शुक्र वाहिनी कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी कहते हैं, इंग्लिश में इसे वासा डिफरेंटिया कहते हैं। ठीक है, ये सही है। मैंने क्या कहा कि ये घूम के चारों तरफ से ऐसे फंदे जैसी संरचना बनाता है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ से घूम के इधर आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमने फिर कहा कि यह आगे चल के कहाँ ओपनिंग इसकी होती है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ से कहाँ तक, इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ठीक है, अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है देखो ना, जिसे आप स्खलन नलिका कहते हैं, ये क्या है, ये इजैकुलेटरी, ठीक है, कुलेटरी डक्ट है। ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है जिसे आप स्खलन, ठीक है, नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्खलन नलिका कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो शुक्र वाहिनी है ये घूम के आती है और ये कहाँ खुलती है, इस स्खलन नलिका में खुलती है। अब स्खलन नलिका का निर्माण कैसे होता है पहले उसको सुनिए। यहाँ एक स्टार बनाओ को बढ़िया सा, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि शुक्र वाहिनी तथा, ठीक है ना, शुक्राशय नलिका तथा शुक्राशय, ठीक ना, नलिका, ठीक है, शुक्राशय नलिका मिलकर किसका निर्माण करते हैं, स्खलन नलिका का। किसका निर्माण करेंगे, स्खलन नलिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, सही है। तो आपको स्खलन नलिका समझ में आई होगी। स्खलन नलिका की लंबाई कितनी होती है, चलो 2 सेंटीमीटर होती है। स्खलन नलिका की लंबाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। फिर अब देखो इसी के बाद यही नलिका, अब यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट कह रहा है कि फिर यहाँ से देखो ये यूरिन आएगा और यहाँ से डिस्चार्ज होगा, तो अब इसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर यूरेथ्रल डक्ट कहेंगे। देखो ये हमने यहाँ पे बनाया, इसे क्या रखा, यूरेथ्रल डक्ट कहा। ठीक है, अब ये यूरिन को भी ले जाएगा, तो मतलब ये होगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई लगभग, ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होगी, लगभग 25 सेंटीमीटर होगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जरा एक बार फिगर को ढंग से देखो एक बार आप, तो फिर उसके आगे हम चले तब बताएं कुछ और चीजें हम। यहाँ तक समझ में आया आपको का, देख लिया आपने, यहाँ तक समझ में आया आपने, देख लिया ना, क्यों, ठीक। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई के बारे में बात हो रही है ना, तो ये किसी बुक में आपको यदि 20 मिले तो भी कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि अलग अलग बुक में दिया रहता है। ठीक है, तो ये 20 से 25 या आप 25 कह सकते हो। ठीक, किसी बुक में 20 भी दिया होता है, क्योंकि बहुत सारी बुकें अलग अलग, प्राइवेट बुकें अलग अलग अपना सब रखते हैं और अलग अलग मिलता भी है। ठीक है, एनसीईआरटी में तो इसके बारे में बात की नहीं गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर। चलिए अच्छा, अगर आपको इतना समझ में आया तो फिर थोड़ा सा मैं अब ग्लैंड के बारे में बात कर लूँ इसमें। ठीक,
तो अब हम ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। हमने एक ठो आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था? हमने कहा था कि कितनी ग्लैंड पाई जाती हैं? 3 ग्लैंड। कौन कौन सी? 1 2 3। देखो, एक शुक्राशय पाई जाती है, एक प्रोस्टेट पाई जाती है, एक काउपर्स पाई जाती है। 3 तो पाई जाती है। हमने क्या कहा था? जो पी से शुरू होगा वो पेयर में नहीं होगा, बाकी क्या होंगे? पेयर में होंगे। एक ठो ट्रिक हमने बताया था। मतलब अब मैं ऐसे याद किया हूँ, बाकी आपको कैसे याद करना है आप एक बार देख लीजिए। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट क्या होगी? अगर पी से है तो पेयर बिल्कुल नहीं, पी से पेयर नहीं। बाकी सेमिनल वेसिकल है, ये क्या है? सेमिनल, ठीक ना, वेसिकल है। तो ये सेमिनल वेसिकल देखिए पी से नहीं शुरू, इसका मतलब ये क्या होगी? ये पेयर्ड होगी। क्या होगी? ये पेयर्ड होगी। काउपर्स ग्लैंड के बारे में बात करें, देखिए काउपर्स ग्लैंड जो, या इसको हमें, ठीक ना, बॉल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं काउपर्स ग्लैंड को। जब हम काउपर्स ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, काउपर्स ग्लैंड सी से शुरू है, पी से शुरू नहीं है, इसलिए भी इसको हम क्या लिखेंगे? इसको भी हम पेयर्ड लिखेंगे। तो ये क्या हो गई? ये भी पेयर्ड होगी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं? अब शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्स, इन तीनों ग्लैंड के बारे में बढ़िया से एकदम पढ़ते हैं कि किसके द्वारा क्या रिलीज किया जाता है और कौन सपाट सीमेन का कितना % भाग बनाता है। ठीक है, तो चलो आप, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। आप अगर देख रही हो तो एक बार ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, कुछ छूट नहीं रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। आपको जितनी जानकारी, इतनी आवश्यकता है बोर्ड के लिए, ठीक ना, मैं उससे ज़्यादा बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ रहा बोर्ड के लिए। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, नोट के रूप में याद रखिएगा। एक संरचना यहाँ पर पेनिस के बारे में, तो पेनिस के बारे में चलिए ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, हो सकता है बता भी दिया जाए, नहीं तो पेनिस के बारे में लास्ट में, सबसे लास्ट लेक्चर पेनिस का ही होगा। इसके पहले आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। देखिए अभी, ओह सॉरी, मैंने फिगर को साफ कर दिया, फिर से सकता बनाना पड़ जाए। अभी चलो देखो, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम सेमिनल वेसिकल के बारे में बात करेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे शुक्राशय, क्या डालेंगे? सेमिनल वेसिकल हेडिंग डालेंगे, सेमिनल वेसिकल, ठीक ना, एक हेडिंग है। और इसके अंतर्गत क्या है? पहला काम तो ये है कि इसके द्वारा, ठीक ना, ये क्या है? यह एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी? एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। एक जोड़ी पाई जाती है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज क्या होगी? एक जोड़ी पाई जाती है। दूसरी चीज ये होगी, यह सीमेन का, अब देखो इसके लिए भी कुछ कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? कुछ बुक कहती हैं 60% भाग बनाती है, कुछ बुक कहती हैं 70% भाग बनाती हैं। ठीक है, इसको भी कंफ्यूजन है, इसका भी ध्यान रखना। तो यह सीमेन का लगभग, मैं इसलिए लगभग में लिख रहा हूँ, लगभग 60% भाग, ठीक ना, बनाती है। कितना बनाती है? 60% भाग बनाती है। ठीक है, इसके द्वारा जो रिलीजिंग मटेरियल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? वाइट होता है। इसके द्वारा रिलीजिंग मटेरियल कैसा होता है? वाइट होता है। दूसरी चीज फिर क्या है कि इसके द्रव्य में, मतलब इसके तरल में, ठीक है, इसके, ठीक है, तरल में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या क्या पाया जाएगा इसके तरल में? फ्रक्टोज पाया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि इसको देखो, आप सुनना ध्यान से। क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए शुक्राणु हुआ, तो शुक्राणु को क्या करना होगा? गति करना होगा। गति करके, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, शुक्राणु गति करके कहाँ जाएगा? अंडवाहिनी में जाएगा, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब कहते हो। तो फैलोपियन ट्यूब में जब जाएगा तो वहाँ पे क्या, ओवम उसका इंतजार कर रहा है कि वहाँ पे पहुँचे और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करे। ठीक है, तो शुक्राणु जो है तो गति करके वहाँ तक पहुँचना होगा उसको, गति करके वहाँ तक उसको पहुँचना है। जब गति करके वहाँ तक उसको पहुँचना है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो कहाँ से ग्रहण करेगा? फिर फ्रक्टोज से ग्रहण करेगा। फ्रक्टोज क्या है? एक प्रकार का शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से सुनो,
सुनो फिर से, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मान लीजिए अगर हम, ठीक है, कोई भी कार्य करना हमको, तो हमको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। तो शुक्राणु को भी गति करके जाना कि नहीं जाना है? बिल्कुल जाना है। ठीक है, तो उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। ठीक है, और उसको गति कितना, अब शुक्राणु गति कितना करता है? 4 mm प्रति मिनट की दर से गति करता है। शुक्राणु गति कितना करता है? 4 mm प्रति मिनट की दर से गति करता है। चलो ठीक है, ये भी मैं मान रहा हूँ। लेकिन जब ये गति कर रहा है तो इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी के रूप में क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। एनर्जी के रूप में क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। अब जो एटीपी चाहिए एनर्जी के रूप में, तो वो जो होगी एटीपी उसको कहाँ से मिलेगी? उसको एटीपी जो होगी वो आपको शुक्राणु को एटीपी कहाँ से मिलेगी? तो शुक्राणु को जो एटीपी होगी वह फ्रक्टोज से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी भैया? शुक्राणु को एटीपी तो फ्रक्टोज से मिलेगी। बात समझ में आई? दूसरी चीज क्या है इसके साथ में? प्रोस्टाग्लैंडिन नामक है, ठीक है, क्या क्या रिलीज किया जाएगा? क्या क्या रिलीज किया जाएगा? ये थोड़ा सही है। देखो आप, फ्रक्टोज, ठीक है ना, सरका यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे हम आगे जगह नहीं है, तो ग्लैंडिन, ठीक, और क्या है? सेमिनो जेलिन, ठीक है। प्रोटीन, क्या होगा? प्रोटीन पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक चीज और है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सेमिनोजेलिन जो होता है, ये इसको किसके लिए जिम्मेदार है? ये इसको जो है गाढ़ा करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये इन दोनों को ना आप ऐसे बॉक्सिंग करिए, और ये क्या करते हैं? ये सीमेन को क्लॉटिंग करवाते हैं, मतलब थक्का मतलब वो गाढ़ा बनाना, ठीक है ना। तो ये इसको गाढ़ा बनाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, जिम्मेदार है, ठीक है। अब देखो किसी बुक में ये भी लिखा है कि ये इसको क्या करते हैं? ये क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्लॉटिंग का यहाँ से ये मतलब नहीं है कि उसको थक्का जमा देना, इसका मतलब नहीं। क्लॉटिंग का मतलब थक्का जमाना होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसको थक्का जमा देना। इसका मतलब ये यहाँ पर है कि उसको गाढ़ा बनाना। बात समझ में आई? उसको क्या बनाना? गाढ़ा बनाना। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो सिग्नल वेसिकल के बारे में बस इतनी ही चीजें लिखनी है। क्या क्या देखो, यह एक जोड़ी पाई जाती है सिग्नल वेसिकल, चलो ठीक है। यह कितना परसेंट भाग सीमेंट का बनाएगी? ये 60% भाग बनाएगी, चलो ये भी ठीक है, लगभग में आपको लिखना है, ठीक ना, एग्जैक्ट नहीं होगा। इसके तरह में क्या पाया जाएगा? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन पाई जाएगी, और सेमिनोजेलिन पाई जाएगी। सेमिनोजेलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती हैं? वो सीमेंट को गाढ़ा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। बात खत्म हो गई बस, ठीक है, बात इतनी खत्म हो गई। अगर इसके साइज इसके बारे में लिखना है तो वो भी बताओ, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे साइज के बारे में बातें नहीं की जाती है, ठीक। आगे हम अब बात करेंगे किसके बारे में? ये अगर यहाँ तक हो गया, अगर आप एक बार बोर्ड को ढंग से देख लो तो मैं किस ग्लैंड के बारे में बात करूँगा। अब देखो नंबर 2 पे आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, ठीक। अब एक बार बोर्ड को देखो ढंग से, जल्दी से। चलो आगे देखो, हेडिंग डालेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? यह कैसी है? यह सिंगल होती है, यह एकल
रूप में पाई जाती है, रूप में पाई जाती है। इसका आकार सिंघाड़े जैसा होता है, सिंघाड़े जैसा होता है। फिर स्टार बनाएंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके द्वारा सीमेन का 25 से 30% भाग स्रावित किया जाता है। ठीक है, स्रावित किया जाता है। ठीक है, कितना परसेंट है इसमें देखो, इसको आप 60 लिखे हो। ठीक है, इसको हम कितना कह सकते हैं, ये 25 से 30% भाग स्रावित करेगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में। एक तो कहानी सुनना, प्रोस्टेट ग्रंथ की कहानी मैं बता रहा हूँ। प्रोस्टेट ग्रंथ जो होती है वो उम्र के साथ में बढ़ती है। अगर मान लीजिए कोई भी मेल है तो उसकी उम्र मान लीजिए 40-45 साल है ना, तो वो उसमें बढ़ जाती है। 45 साल या 40 साल के बाद उसमें बढ़ती है। जब बढ़ती है तो क्या होता है कि उसको यूरिन डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है। जब यूरिन डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या होता है, क्यों बढ़ती है, वो साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ने की वजह से यूरिन डिस्चार्ज करने में दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो ये प्रोस्टेट जो होती है ग्रंथ, ये डिसऑर्डर भी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, ये डिसऑर्डर भी उत्पन्न करती है। यहाँ तक समझ में आया। इसके द्वारा कुछ स्रावित किया जाता है, सिट्रेट, फास्फेटेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्या, सिट्रेट, फास्फेटेज, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, सिट्रेट, फास्फेटेज, सिट्रेट, फास्फेटेज, ठीक ना, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्रावित है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में है। बस इतना बहुत है, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है सही, एक बार चेक कर लीजिए आपको क्या क्या चीज़ें हमने लिखी है इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और एक बार आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्यों, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्या, एक प्रोस्टेट ग्रंथ के बारे में मिल जाएगी, एक सेमिनल वेसिकल की ग्रंथ के बारे में मिल जाएगी। रह गई बात किसके बारे में, तो रह गई बात आपको एक ग्रंथ जिसे आप कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड के बारे में कुछ विशेष नहीं है, तो इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ। देखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कहीं जगह बची, यहाँ ऊपर देखिएगा, तो यहाँ पर एक तो बड़ा सा डॉट बनाएंगे ऐसे। ठीक, ये बड़ा सा डॉट है ताकि आपको समझ में आए किसके बारे में बात की गई है। ये बड़ा सा डॉट दिख रहा है आपको। अब इस पे लिखो, क्या लिखना है, लिखना है कॉपर्स ग्लैंड। क्या लिखना है, कॉपर्स, क्या लिखना है, कॉपर्स ग्लैंड लिखना है। कॉपर्स ग्लैंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कॉपर्स ग्लैंड जो होती है, ठीक, इसके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है, इसके द्वारा लुब्रिकेंट, क्या, लुब्रिकेंट स्रावित किया जाता है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्नेहक, ठीक ना, स्नेहक पदार्थ स्रावित किया जाता है। क्या किया जाएगा, स्नेहक पदार्थ स्रावित किया जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा, ये स्नेहक पदार्थ स्रावित किया जाता है जो यूरिजेनाइटल, ठीक ना, यूरिजेनाइटल, ठीक ना, पथ को क्या करता है, वो लुब्रिकेंट करता है, स्नेहक बनाता है। ठीक ना,
ये लुब्रिकेंट करता है, स्नेहक बनाता है। बात इतनी समझ में आई? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बस कॉपर्स ग्लैंड के बारे में कुछ विशेष नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले लेक्चर में बता दिया है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप पहला लेक्चर भी देख के इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आज का लेक्चर बस इतना ही। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और अगर सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रहीं, सही तरीके से रहीं, तो फिर अगली क्लास जो होगी वो लाइव होगी। लाइव का टाइमिंग वही सेम रहेगा 8 बजे का। बाकी अगर लाइव नहीं हो पाई किसी कारणवश तो क्लास रुकेगी नहीं, क्लास आपको सुबह तक जरूर चाहे जैसे मिल जाएगी, वो चाहे रिकॉर्डेड के रूप में मिल जाएगी चाहे लाइव के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।